खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खसूसी नशरियात। मैं हूं शहजाद रजा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज से रूस का बाज़ाब्ता सरकारी दौरा कर रहे हैं। ये दौरा उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर शुरू करना है आज से, और इस दौरे में उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें होंगी रशियन लीडरशिप से और इसके साथ साथ पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी से भी, और दीगर वहाँ पे मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, मीडिया से भी इंटरेक्शन है। वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर इंटरव्यू भी देंगे, और इस दौरे से जो अभी तक मुबस्सरीन का कहना है पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। माजी है, एक तारीख है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात। जब रूस टूटा नहीं था, सोवियत यूनियन था, उससे पहले दूसरी आलमी जंग के बाद सर्द जंग शुरू हुई, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के कैंप में और दीगर ममालिक के साथ हुआ, और उसमें कई दिफाई मुआहदे भी शामिल हैं, सीटों का, सेंटों का। उसके बाद जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने जो अमेरिकन कैंप है उसमें साथ देते हुए एक जिहाद किया, उसमें भी काफ़ी वक्त लगा। उसके बाद वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुई, उसमें भी पाकिस्तान नॉन नेटो अलाय के हैसियत से अमेरिका के साथ खड़ा रहा। तो ये बात कहनी कि पाकिस्तान मल्टी लैटरल रिलेशनशिप पर बिलीव करता है। माजी में हमें देखा कि पाकिस्तान का झुकाव वेस्ट की तरफ रहा, और जो एक बैलेंसिंग फैक्टर है वो हमें उस तरीके से नज़र नहीं आया। क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी की उस वक्त शायद तरजीहात ऐसी थी कि ये शायद ज़रूरी था कि पाकिस्तान जो है एक अपना स्टांस ले, अगरचे उस ज़माने में एक और मूवमेंट भी चल रही थी, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें बहुत से ममालिक शामिल थे, लेकिन वो भी एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर उस तरीके से ज़्यादा आगे काम नहीं कर सकी। सो इस मौके पे जब पाकिस्तान सिफारती तौर पर अपने आप को साबित कर रहा है कि वो बिलीव नहीं करता किसी एक ब्लॉक पे, दुनिया दोबारा से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है जिसमें कि सिर्फ एक सुपर पावर नहीं रहेगी बल्कि मुख्तलिफ ब्लॉक्स होंगे, तो उसमें ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल भी है। ये भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात ख़राब ही नहीं रहे, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अच्छे भी बहुत रहे हैं। पाकिस्तान ने और रूस ने दिफा में, मईशत में, इस तरह के और दीगर शोबों में बड़ी आपस में ताउन किया है। स्टील मिल उसका एक जीता जागता सबूत है। इसके साथ साथ दिफाई साजो सामान भी पाकिस्तान रशिया से लेता रहा है। इस दौरे में जबकि वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर तशरीफ़ लेके जाएंगे, यकीनन मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी, ख़ास तौर पे उस गैस पाइपलाइन की जो पाकिस्तान चाहता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और जिसमें एक रशियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान की इसमें मुआवनत भी कर रही है, उस हवाले से भी खासी गुफ्तगू होगी। और इस वक्त जो यूक्रेन का एक तनाज़ा है उस पर भी कॉमेंट आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के इस विज़िट को। लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान कोई साइड नहीं लेना चाहता। वज़ीर आज़म का रशियन टीवी RT के साथ जो इंटरव्यू था उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि वो बिलीव करते हैं कि जंग जो है वो सोल्यूशन नहीं है इस किस्म के मसलों का, जबकि मुज़ाकरात के ज़रिए ये इस किस्म के मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने इंडिया के हवाले से भी इस इंटरव्यू में बात की, अब स्पेशल ट्रांसमिशन में उस पर भी हम जिक्र करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं नगमाना हाशमी, साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं, बहुत वसी तजर्बा रखती हैं सफारतकारी का, बहुत शुक्रिया हाशमी साहिबा हमें ज्वाइन करने का। AVM एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, दिफा और बैनुल-अक़वामी उमूर के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। हाशमी साहिबा आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, ये जो दौरा है 23 साल बाद हो रहा है, वज़ीर आज़म का बतौर, इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर आज़म पहला ये दौरा है, ये जो गैप इतना आ गया, इसकी एक तो जल्दी से वजह हमें बता दें क्यों आया, और अब जब ये एक ओपनिंग है इसको आप कैसे देखती हैं कि माजी में अगर हम उस तरीके से वार्म रिलेशनशिप कायम नहीं कर सके तो अब क्या ये एक आगाज़ अच्छा हो सकता है? देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक़ है कि ये 23 साल के बाद क्यों हुआ, तो देखिए आपने ख़ुद अपने इंट्रो में कहा कि 20 साल तो जहाद में गुज़र गए, और उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर का ज़माना था, तो हमारे अपने इंटरनल हालात भी काफ़ी फ्लक्स में रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब स्टेबल होनी शुरू हुई हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ भी देखिए तो जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ और इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुई, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुई, तो रशिया को काफ़ी वक्त लगा है अपने आप को संभाला देने में, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी ओपन अप कर दिया। अगर उसके मुकाबले में आप चाइना को देखें तो उनका बड़ा ग्रेजुअल ओपनिंग अप हुआ है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी उनकी इकॉनमी, उनके पॉलिटिकल हालात काफ़ी फ्लक्स में रहे। ये अब फाइनली जाके स्टेबलाइज हुआ है रशिया, और ये हम पिछले
मुबालगा नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि पिछले 18-20 साल से रशिया की भी यही ख्वाहिश थी और हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि हम अपने ताल्लुकात को फिर एक ठीक डायरेक्शन में करें और कुछ उसकी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हो। तो उस तनाजुल में अगर आप देखें तो इस पे काफ़ी काम हो रहा था और ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन का जो है वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया है और अब वो वहाँ जा रहे हैं। जिस तरह के आजकल दुनिया में हालात हैं, आई थिंक जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक और ख़ास तौर पे अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें अफ़गानिस्तान के, जो कि रशिया के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए तो एग्जिस्टेंशियल इशू है। सो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि इन मौज़ूआत पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात होती और हम जो हमारे कोर इंटरेस्ट हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन इंटरेस्ट भी हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान सर फहरिस्त है कि वहाँ पीस हो, डेवलपमेंट हो, ताकि ये रीजन जो है वो किसी डेवलपमेंट की तरफ जाए। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी टाइमिंग है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि तो उसका मैं ये जवाब दूंगी कि देखिए, दुनिया में कभी भी हालात जो हैं वो परफेक्ट तो नहीं होंगे। आप पिछले 100 साल देख लें, 200 साल देख लें, 2 सदियां देख लें, कभी भी वो आपको परफेक्ट सिचुएशन नहीं मिलेगी कि जहां सब परफेक्ट है और आप अपनी जाके वहाँ डिप्लोमेसी कंडक्ट करेंगे। तो डिप्लोमेसी का और आपकी लीडरशिप का यही टेस्ट होता है कि आप इन्हीं इम्परफेक्ट हालात में, इसी फ्लक्स के हालत में अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह ओरिएंट करें कि आप किसी के दुश्मन भी ना हों और आप सब लोगों के साथ मिलकर दुनिया में अपने कोर इंटरेस्ट को मतलब संभाल लें और प्रोटेक्ट कर लें। बिल्कुल ठीक। इसलिए अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करना चाहूँगी। आपने अपने इंट्रो में कहा कि हम वेस्ट के उसमें चले गए थे और हमारी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न ओरिएंटेशन थी, लेकिन बीइंग अ फॉरेन ऑफिसर मैं सिर्फ ये पॉइंट, और एक्स फॉरेन ऑफिसर, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि देखिए, उस वक्त भी हमने बैलेंस रखा हुआ था। ये तो नहीं था कि जो दूसरे दुनिया थी, कोई हमने रशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए थे या ट्रेड रिलेशंस ख़त्म कर दिए थे या चाइना से हमारे ताल्लुकात नहीं थे। तो देखिए, हमारा जो दूसरा ब्लॉक था उससे भी ताल्लुकात थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात। तो बैलेंस हमने उस वक्त भी रखा हुआ था, विच मे नॉट बी दैट एविडेंट, बट यस वी वर इन द वेस्टर्न ब्लॉक। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन एक चीज एक्सप्लेन करने हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ। बैलेंस आप कह रही हैं हमने रखा हुआ था, तो फर्स्ट अफगान वॉर में भी बैलेंस उसी तरह कायम था हमारा? देखिए, जो फर्स्ट अफगान वॉर से आपकी क्या मुराद है? जब जिहाद का जिहाद हुआ 1979 रशियन इन्वेजन, उसमें ब्लॉक से ज़्यादा हमारा अपना एग्जिस्टेंशियल इशू का भी प्रॉब्लम था। आप ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ जिहाद को इसलिए ज्वाइन किया कि उसमें वेस्ट का इंटरेस्ट था। आपको पता है, आपको तो नहीं पता होगा, आप तो माशाल्लाह यंग हैं बहुत, लेकिन व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, आपको AVM साहब भी बताएंगे, तो वी ग्रू अप लर्निंग कि जी वो जो रशियन बेयर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वेस्टवर्ड मूव कर रहा है बिकॉज उन्हें वार्म वाटर्स तक पहुंचना है। तो वो हमारे लिए भी एक एग्जिस्टेंशियल इशू था, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक, तो यानी कि कोर इंटरेस्ट हमें अपना देखना है और उसको आगे बढ़ाना है। सही। AVM साहब, ये जरा बताएं कि इससे पहले कि मैं इस विजिट के हवाले से बात करूं, थोड़े से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ने, सेंस एम्बेसडर साहिबा ने बताया कि आप लोग जैसे ग्रो अप किया तो उस वक्त जो हालात थे, नारे लगते थे सुर्ख है एशिया सुर्ख है। यहाँ पे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी भी एक ज़माने में पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग थी और एक सोशलिस्ट माइंडसेट भी एक था पाकिस्तान में जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, एक तहरीक थी बाकायदा तौर पे। लेकिन फिर हमने देखा ग्रेजुअली बिल्कुल वो ख़त्म हो गई वो चीज़, और ना होने के बराबर या विजिबल उस तरीके से नहीं है। सो ये इस कैसे हुआ ये कि लोग फिर जो स्टेट की पॉलिसीज़ थी उनकी तरफ रुझान आना शुरू हो गया? क्या वजह रही है? बहुत शुक्रिया। मैं हमसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। देखिए, हम लोग हिस्टोरिकली कायदे आज़म ने जो हमें विजन दी और जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स दिए फॉरेन पॉलिसी के, वो बिल्कुल वही थे जो आज हम अपनी न्यू जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें हम बात कर रहे हैं कि हम
सब लोगों से, सब हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे हमें इंगेज होना है, और हमें रीजन में पर्टिकुलरली अपना वो इन्फ्लुएंस या वो अपनी पॉजिटिव जो है रिलेशंस कल्टीवेट करने हैं और रेडिएट करने हैं। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कायदे आज़म की रहलत के बाद और फिर हमारे यहाँ जो उस वक्त जो लोग, क्योंकि जिन लोगों ने हुकूमत संभाली उस वक्त, वो उनकी रिलायंस जो थी वो सिविल सर्वेंट्स पे ज़्यादा थी इनिशियली। तो आपका इशारा लियाकत अली खान साहब के पहले दौरे पे तो है। उस पे उस वक्त जो हमने चॉइसेस की वो हमारी नेचुरल अलाइनमेंट जो थी वो उस कोल्ड वार इरा में वेस्ट की तरफ चली गई। अगरचे पब्लिक सेंटिमेंट में अगर आप देखें तो उस वक्त जैसे आपने रेफ़र किया कि हम लोग ये बड़ा एक रोमांस था लोगों का कम्युनिज़म या सोशलिज़म की तरफ, और लेकिन आप ये देखिए कि हमारी स्टेट और हमारी गवर्नमेंट जो हैं उसमें इवन फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग जो हैं, या उस वक्त जो लोग इंटेलेक्चुअल उसमें सैयद सज्जाद ज़हीर, you name it, so हमने many उन सारे personalities। प्रोग्रेसिव लोगों को हमने डेमोनाइज किया, और उसमें अमेरिकन, और फिर हमने जो चॉइसेस ली वो पर से अगर वो मैं ये कहूँ कि वो कुलियन कोर्स पे रही थी, लेकिन वो डाइवर्जनरी थी, वो डाइवर्जेंट कोर्स पे थी हमारे रिलेशंस विद आर रीजनल पार्ट्स। और फिर हम जब सीटो सेंटो में चले गए तो ज़ाहिर है हमारे अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, हमें अपने आप को इक्विप करना था, हमें अपने आप को ट्रेन करना था। एक चीज़ और ज़रूरी है, वो ये कि ये जो भी इत्तेहाद बने या वेस्ट ने एक प्रोपेगेंडा किया, सो उसका मकसद ये था कि कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस को या रशियन एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज़ को कंट्रोल किया जाए, जो उन्होंने एक नैरेटिव दिया। तो उसको फॉलो करना आपके ख्याल में, मतलब जो रीजन जो कंट्रीज़ जो थे उनके साथ मौजूद थे, उनकी फेवर में था या सिर्फ ये प्रोपेगेंडे की हद तक ही था खाली? नहीं, देखिए उन्होंने मेरा ख्याल है कोल्ड वॉर इरा में अमेरिका ने अपने कार्ड्स बड़े स्ट्रेटजिकली बड़े अच्छे तरीके से प्ले किए। आप ये देखिए कि उन्होंने इवन जो हमारे यहाँ उस वक्त जो राइटिस्ट जिनको हम कहते थे, प्रो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज, इवन उन्होंने उनको भी कल्टीवेट किया, और वो अमेरिकन कॉज को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये कहा गया कि जो है कम्युनिज्म जो है वो एक इट स्टार्टेड टू बी प्रोजेक्टेड एंड कंसीव्ड लादीनियत है, और हम ये समझे कि हम शायद क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ हमारी अलाइनमेंट जो है वो ज़्यादा कंड्यूसिव होगी। और दूसरे एक और चीज़ जिसको हमें फ्लैग करना चाहिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो हमारे पास एक विंडो थी, हमने उसको भी को बहुत अच्छी तरह जो है ना यूटिलाइज नहीं किया, और फिर हुआ ये कि डीप रूटेड हो गई जो है ना डाइवर्जेंस, गल्फ बढ़ती गई, क्योंकि फिर हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिया सेंट्रिक देखते थे, और रशिया जो है उस वक्त सोवियत यूनियन वो भी इंडियन प्रिज्म से हमें देखता था। बिल्कुल ठीक। मैं वापस आता हूँ एम्बेसडर साहिबा, ये तो चलें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्लियर कर दिया। अब एक अजीब सी सिचुएशन के जैसे हमने अपने इंटरेस्ट वॉच किए और 79 के बाद हमने साथ दिया या हमें साथ देना पड़ा बिकॉज, लेकिन अब उसी अफगानिस्तान में एक तरह से पाकिस्तान और रशिया के इंटरेस्ट अलाइन होते हुए महसूस होते हैं। इसमें मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप तबसरा ज़रूर कर दें कि इस विज़िट में भी यकीनन अफगानिस्तान पे बात होगी, और क्या कॉमन इंटरेस्ट आप देख रही हैं अफगानिस्तान में दोनों मुल्कों के? देखिए, अफ़गानिस्तान के अगर आप रेफरेंस से बात करें तो मॉस्को डायलॉग है। हमने बहुत सारे रीजनल डायलॉग्स जो शुरू हुए अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, उसमें पाकिस्तान और मॉस्को उनका हिस्सा रहे हैं, और हम उनके साथ मिलके कोऑपरेट करते रहे हैं। आजकल के जो हालात हैं अफ़गानिस्तान में, उनमें हमारी एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बहुत क्लियर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस बड़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी खारजा पॉलिसी वाज़े कर दी है, हम अपनी खारजा पॉलिसी को मुतवाज़न रख कर चलेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।
पाकिस्तान समेत अपने एशिया में तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है। इस वक्त खुसूसन जबकि उनके ऊपर दबाव है मगरिब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से, इक़्तिसादी पाबंदियों का भी सामना है, तो वो एशिया के सारे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो खित्ते में खुसूसन अफगानिस्तान के हवाले से जो इस वक्त तशवीश पाई जाती है, उसके ऊपर भी रूस अपना एक किरदार अदा कर सकता है। और रूस, पाकिस्तान और चीन इस वक्त आपस में काफ़ी हद तक मशावरत कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो बिगड़ती सूरत हाल है, जहाँ पे दोबारा एक बार ख़तरा पैदा हो गया है कि दहशतगर्द तंजीमें आ जाएंगी, उनसे कैसे निपटा जाए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त काफ़ी अच्छी ज़मीन है पाकिस्तान और रूस के दरमियान जिस पे काम किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल, अफगानिस्तान की आपने बात की, कश्मीर पे वज़ीर आज़म का भी जो RT पे इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, उसमें कश्मीर पे या नरेंद्र मोदी के साथ डायलॉग पे वज़ीर आज़म साहब ने बात की है। रशिया, जैसे आपने कहा, भारत के साथ उसके ताल्लुकात और पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे, तो क्या हम उनकी कोई जो सोच है जो माजी में रही है उसमें कोई तब्दीली ला सकते हैं कि कश्मीर पर अगर आप भारत का माजी में किसी तरीके से साथ देते रहे हैं, सो आप आगे चल के जो है वो पाकिस्तान का ना दें, लेकिन कम अज़ कम इस मामले पर आप न्यूट्रल रहें या अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके हवाले से आपका एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने हो? देखिए, रियल पॉलिटिक्स काम करती है दुनिया में, और रूस ये समझता है कि हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ा मुल्क है, और रवायती तौर पर वो रूस के करीब भी रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको किसी भी लिहाज से अपने से परे धकेलना चाहेंगे या किसी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे जिससे हिंदुस्तान उनसे दूर हो जाए। तो कश्मीर पे तो मैं एकदम से उनकी पोजीशन में बहुत बुनियादी तब्दीली नहीं देख रहा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन बहुत सारे और मामलात में रूस ने अपनी पोजीशंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तवाज़न की तरफ मुतवाज़न करने की कोशिश की है उन्होंने। खुदा करे कि कश्मीर के ऊपर भी बोलना शुरू करें और वहाँ पे जो इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है उसके ऊपर भी उनकी आवाज़ आए। इससे बड़ी अच्छी बात तो कोई नहीं होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हम उसकी कोई तवक्को कर सकते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी शायद इसमें, एजाज साहब बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि दो चीज़ें। एक तो कायदे आज़म ने फरमाया था पीस विद इन एंड पीस विदाउट, और यही मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि जी जो आपका सक्सेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, जो आपकी लीडरशिप का सक्सेस है, वो यही बैलेंस है कि अब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल जो माहौल बनाया हुआ है, हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने भी बनाया हुआ है, मीडिया में भी बड़ी डिवीज़न है, जिसकी वजह से वो हाइप क्रिएट हुई है जो एक्चुअली इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि आई थिंक ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हम क्रिएट कर देते हैं जब आप कहते हैं आइदर दिस और दैट। तो दुनिया में आज जिस तरह आजकल कनेक्टेड वर्ल्ड है, और दुनिया में जैसे अब वर्ल्ड मल्टीपोलर की तरफ जा रहा है, जिसमें आप ये कैसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान या कोई और मुल्क वो अमेरिका को एकदम जो है वो USA को कहेगा कि बस अब हमारी आपसे कुटी हो गई है, या वेस्ट को जो है वो अबेंडन कर देगा। देखिए, हमारी लिंकेजेस हैं, हमारे इंटरेस्ट्स हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब चाइना प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो ऑन द ईव ऑफ द विजिट बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई थी फ्रॉम द स्पोक्स पर्सन वाशिंगटन में कि पाकिस्तान से हम स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म ताल्लुकात चाहते हैं। और आई थिंक दिस इज ऑल्सो द सक्सेस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एंड लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान कि हमने, आई थिंक, वो मैसेज कन्वे करने में हम कामयाब हो गए हैं कि जी हम, जैसे AVM साहब ने भी फरमाया कि हम हर एक से दोस्ती रखना चाहते हैं, बिल्कुल हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और हम बन भी उस तरह नहीं सकते बिकॉज ये हमारे लिए डेट्रीमेंटल होगा, हमारे लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। AVM साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा दिफाई ताल्लुकात पे चाहूँगा कि पाकिस्तान और रशिया के दिफाई ताल्लुकात रहे हैं, हम उनसे जो है इस मामले में कोऑपरेट करते रहे हैं, चीज़ें भी कुछ खरीदते रहे हैं। अब फर्दर आप क्या देखते हैं इसकी? मेरे ख्याल में काफ़ी स्कोप है दिफाई ताल्लुकात में।
اور آلریڈی ہم نے کچھ اکوپمنٹ جو ہے وہ رشیا سے ایکوائر کیا ہے ریسنٹ اس میں ٹائم فریم میں، اور جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ہیں وہ بھی بہت جو ہے اب اس میں ایک پازیٹیوٹی آ گئی. میں ذاتی طور پہ مجھے تجربہ ہے کہ جب فرسٹ ایور وزٹ ہوا کسی رشین ایئر فورس چیف کا تو میں ان کے ساتھ اٹیچ تھا، اور وہ بڑے پازیٹیو جو ہے دیکھتے تھے کہ کس طرح ہمیں اپنے تعلقات اسی طرح رکھنے چاہیے جس طرح ہم دوسرے بڑے ممالک کے ساتھ ہمارے جو ملٹری کے ٹریننگ کے تعلقات ہیں یا جوائنٹ ایکسرسائزز ہیں، اس طرح کے جو جتنی بھی ڈائمینشنز ہوتی ہیں مل ٹو مل ریلیشن شپ، اس میں میرے خیال میں بہت سکوپ ہے، اور یہ بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے ہاں بھی گورنمنٹ لیول پہ کہ ہمیں اپنے تعلقات کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے. ٹھیک، ایمبیسڈر صاحبہ فائنلی جی اب اس دورے کے فالو اپس کیا ہونے چاہیے؟ ابھی تو دورہ ہوگا، اس میں سے چیزیں نکلیں گی، اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں پائپ لائن کا ایک اپیرنٹ ایک سامنے ہمارے ایک پروجیکٹ ہے جو ہم شروع کر سکتے ہیں. سو اس قسم کے دورے ہو جاتے ہیں. ایک وزیر اعظم کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، پرسنل ریپو بھی پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ان کی ہے اور زیادہ مزید بڑھ سکتی ہے اس دورے کے بعد، لیکن اس کو فالو تو پھر آپ کی مشینری نے کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو بیسٹ کیپٹلائز کرنا ہے اس وزٹ کو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کیا چیز سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جی کیا صحیح ہے، کیا پیش رفت کن ایریاز میں پیش رفت ہو رہی ہے. بٹ یہ آپ نے 100% بات صحیح کہی ہے. میرا بھی 37 ایئرس کا سے زیادہ کا تجربہ ہے گورنمنٹ سروس کا فارن آفس میں، اور ہم بہت کوئک ہوتے ہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے ہمیں ایگریمنٹس بھی سائن کرنے کی، ایم او یوز بھی سائن کرنے کی، اور اس کے بعد واپس آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سائننگ سیریمنی ہے یہ بس ہائٹ ہے، اور یہ بس اخباروں میں چھپ گیا اور یہ خود بخود شاید کوئی چل پڑے گی چیز ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ جو بھی کنسرن منسٹریز ہے، کیونکہ ہر چیز تو دیکھیں فارن آفس تو نہیں کرتا نا، فارن آفس تو وہ سارے ایگریمنٹس اور ایم او یوز اپنی اپنی کنسرن منسٹریز کو بھیج دیتا ہے، ان کو پھر ریمائنڈرز بھیجتا رہتا ہے کہ جی آپ کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک بہت فعال میکنزم ہونا چاہیے. اور آئی تھنک میں نے سنا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ شاید پرائم منسٹر صاحب اپنے آفس میں اب ایم او یوز اور ایگریمنٹس کو فالو کرنے کا کوئی میکنزم بنا رہے ہیں. تو آپ اگر ہماری منسٹریوں کے آرکائیوز میں جائیں تو آپ کو اتنے خوبصورت ایگریمنٹس اور ایم او یوز ملیں گے جن پہ کوئی آگے پیش رفتی نہیں ہوئی، کہ اگر ان پہ پیش رفت ہوئی ہوتی تو شاید انٹلیکچولی تھنک ٹینکس میں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں، اکنامک چیزوں میں اور بہت ساری چیزوں میں ہمارے دنیا کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ تعلقات شاید کسی اور بیسٹ پریکٹس کیا ہے؟ جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب جب چین تھے اور سی پیک کے اوپر ورکنگ گروپس آپ کے بن گئے جیسے آپ نے بات کی، اور اس میں یقیناً فارن آفس کی انوالومنٹ یا کنسرن منسٹریز کی، تو بیسٹ پریکٹس ہے کہ اور کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے سی پیک کا تو ایک بالکل ڈفرینٹ، صرف میں نے ایک ریز بتایا، میں نے کیونکہ وہ اس میں سارا ایگری ہوا ہے کہ یہ اتنے ورکنگ گروپس ہیں، یہ ہوگا ایسے ہوگا. بٹ نارملی جب کوئی آپ ایگریمنٹ یا کوئی ایم او یو سائن کرتے ہیں تو اس کی جو بھی لائن منسٹری ہوتی ہے اور لائن پروونس ہوتی ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو پھر آگے فالو اپ کرے. ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا مسئلہ اب زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے جب سے یہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہم نے اب ٹرانسفر کر دیے ہیں اور وہ پروونسز کو چلے گئے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. پروونسز کی اٹانومی ہونی چاہیے، مطلب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ کوئی غلط بات ہے، بٹ اس کے لیے وہ اتنی عجلت میں کیا گیا ہے کہ آپ کی پروونسز کی جو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو ہینڈل فارن ریلیشنز اور ٹو ہینڈل دوز پروجیکٹس یا وہ ان چیزوں کا، وہ ان کی بیوروکریسی اس طرح ٹرینڈ نہیں ہے. تو ویسے معذرت کہ اگر آپ 13 یا 14 سال میں کیپیسٹی اگر نہیں بنا سکے تو پھر اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ خیر اینی وے، انفارچونیٹلی دیز آر فیکٹس. ٹھیک. تو اس میں ایک تو آئی تھنک یہ بہت پرائم منسٹر صاحب کا اچھا فیصلہ ہے کہ وہ یہ ایک سینٹرل گورنمنٹ میں ہونی چاہیے مانیٹرنگ اتھارٹی. جی بالکل. اور دوسرے ہمیں اپنی پروونسز